नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने जीत दर्ज की है। ये जीत सिंपल नहीं, प्रचंड जीत है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महायुति की सुनामी आई है। महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी पूरी तरह पस्त हो गई। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली एमवीए 50 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएम पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में खींचतान दिख रही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन से अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली सीटों को देखकर फडणवीस कैंप सीएम पद को लेकर एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। शिंदे ने एक बयान देकर पेंच और फंसा दिया है। महाराष्ट्र में सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका सीएम बनेगा, ऐसा तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दल के नेता बैठकर इस पर फैसला करेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। उनका भी कहना है कि मिल बैठकर सीएम पद पर फैसला होगा। महाराष्ट्र चुनावों और यूपी उपचुनाव में मिली जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिस तरह की शानदार विजय हमें मिली है उससे एक बार और स्पष्ट हुआ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा आज भी जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली अपार सफलता ने मोदी जी की जनहितकारी नीतियों पर जनता के भरोसे का एक मुहर लगाया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दुष्प्रचार करने, झूठ फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फिर भी वहां कांग्रेस और उसके गठबंधन का सफाया हो जाना यह दिखाता है कि जनता समझदार है। उसे अब झूठ और फरेब से बहलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बड़ा संदेश देकर बताया है कि वो मोदी और योगी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति अपार श्रद्धा रखती है। ऐसा मुख्यमंत्री साय ने कहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के विस्तारीकरण के लिए सीड कैपिटल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही चित्रकूट में 800 मेगावाट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन के लिए धन आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांवों को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। यह फैसला कानपुर नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के रिजल्ट आने और भारतीय जनता पार्टी को यूपी उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ ही झारखंड परिणाम के दौरान गाजीपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक दिशा में समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सुभासपा के सांसद और विधायक भी उपस्थित थे। दिशा की बैठक से निकलने के बाद गाजीपुर के बहुचर्चित समाजवादी पार्टी सांसद अफजल अंसारी से यूपी उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसा अंदेशा था वैसा ही रिजल्ट आया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पुलिस और प्रशासन के बल पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से जीत मिली है।
उन्होंने कहा कि कभी ऐसा देखा ही नहीं गया कि पुलिस के हाथ में रिवॉल्वर लेकर मतदाताओं को रोका गया हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो जनता आगे जवाब देगी। प्रदेश के अंदर घोर गुंडई हुई है, लोकतंत्र का हनन हुआ है। और आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों ने ही दिखाया कि जो मतदाता हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो मत देने का अधिकार दिया है, उस मत देने के अधिकार को भी न देने दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना पुलिस फोर्स लगा करके मतदाताओं को रोकने का काम किया। फिर भी जो हमारे 2 परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो चुनाव होगा इससे कई गुना बेहतर होगा। और जनता इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार से ऊब गई है, और ऊब इसलिए भी गई है कि न रोजगार मिल रहा है, न अन्य कोई और कार्य हो रहा है। 27 का सत्ताधीश कौन है? अखिलेश यादव। झारखंड में इंडिया गठबंधन को 81 सीटों में से 56 सीटें मिली हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद अब नई सरकार गठन को लेकर भी कवायद तेज हो गई। इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में औपचारिक रूप से हेमंत सोरेन को नेता चुना जाएगा और राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद शनिवार शाम को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और पर्यवेक्षक समेत अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बताया गया कि इस मुलाकात के दौरान नए मंत्रिमंडल के स्वरूप की प्रारंभिक चर्चा भी हुई। संभावना है कि 26 नवंबर या उसके बाद किसी दिन सरकार का स्वरूप सामने आ जाएगा। वहीं बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने जीत हासिल की है। उन्होंने JLKM के जयराम महतो को 29,375 मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जीत बेरमो की जनता की जीत है। यह जीत विकास के पर्याय है और सरकार के काम की जीत है। अपने पिता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किए गए कार्य को जनता ने सराहा है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को वह आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने काफी मेहनत की थी, जनता के लिए योजना बनाया, उसे धरातल पर उतारा। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य करेगा जीत उसकी होगी। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य में पहली बार कोई सरकार दूसरी बार लगातार सत्ता में आ रही है और सबसे खास बात है कि इस बार खरमास में सरकार नहीं बन रही है। कुमार जयमंगल सिंह के भाई और युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि उनके पिता के आदर्शों का पालन करते हुए उनके भाई लगातार क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस बार की जीत रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज हुई है और उन्हें आशा है कि उनके भाई क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे और इस जीत के अंतर को आगे और भी बढ़ाएंगे। बहुत सारे कार्य हैं, मैं क्या बोलूं कितने कार्य हैं। अभी बेरमो को स्टेडियम को पूरा कराना है, जो अभी बन रहा है, इंडोर स्टेडियम पूरा कराना है। कैबिनेट में हमारा एक यूनिवर्सिटी पास हुआ है विधानसभा में, उस यूनिवर्सिटी को धरातल पर लाना है वापस। गांगजोरी में वो पास हुआ है। परिसमन होने वाला है तो नगर परिषद का एरिया भी 2-3 और बनवाने हैं ताकि डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके और युवाओं को नगर परिषद का चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। बहुत सारे काम हैं। विपक्ष को क्या कहेंगे? विपक्ष को कुछ नहीं कहूँगा, विपक्ष को यही बोलूँगा, पहले भी बड़े भाई थे, अभी भी बड़े भाई हैं, आगे भी बड़े भाई रहेंगे, लेकिन आपको कम से कम मेरी जीत से एक सीख लेनी चाहिए कि जो बेरमो में रहता है वो परिवार है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे जनप्रतिनिधि के लोग हो। आप उसे बोरिया भी इस तरह बांध के जाने के लिए नहीं बोल सकते। वहीं संभल में जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर बवाल हो गया। सर्वे के दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने इसके रिटेलिएशन में आंसू गैस के गोले दागे। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की चप्पलें पड़ी रहीं। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये हालात बिगड़ गए।
गलियों में आगजनी की भी घटना रिपोर्ट हुई। कुछ वाहनों को भी आग के हवाले किया गया। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस ने भी बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की चप्पलें पड़ी रही। वहां के डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि कुछ दंगाइयों को पकड़ा गया है, बाकी को समझाकर वापस घरों में भेजा जा रहा है। कोर्ट कमीशन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कमीशन मंगलवार को कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दरअसल एडवोकेट विष्णु जैन ने सिविल जज की अदालत में वाद दायर किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। विवाद होने के बाद स्थल एएसआई के संरक्षण में चला गया। अदालत में यह भी दावा किया गया कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत में किसी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों की जांच के लिए अदालत ने कोर्ट कमीशन गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने गई अफसरों की टीम पर पथराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। रविवार को संभल में पुलिस और सर्वेक्षण टीम पर पथराव हुआ। हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। ऐसे में पुलिस कर्मियों को भी बल का प्रयोग करना पड़ा। इस बवाल पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गई टीम पर पथराव करना यह निश्चित तौर पर बताता है कि इन लोगों का संविधान पर विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। राकेश त्रिपाठी ने उपद्रवियों को लेकर कहा कि यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जो आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। और अब बात यूपी के बुलंदशहर की, जहां सियाना में अफ्रीका के दूल्हे और कैलिफोर्निया की दुल्हन की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। विदेशी मेहमानों के साथ भारत पहुंचे अफ्रीका के दूल्हे और कैलिफोर्निया की दुल्हन ने 7 फेरे लिए। भारतीय संस्कृति और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया गया। वेदों के विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर और यज्ञ में आहुति के साथ विवाह की इन रस्मों को पूरा कराया। विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। मूल रूप से भारत के रहने वाले मूलचंद त्यागी ने कैलिफोर्निया से भारत आकर बेटी का विवाह किया। मूल रूप से सियाना के गांव बीटा के रहने वाले मूलचंद त्यागी कैलिफोर्निया में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। वह 1987 में कैलिफोर्निया चले गए थे। उनकी बेटी सृष्टि का विवाह तय हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की सारी रस्में अपने पैतृक गांव पहुंचकर भारतीय परंपरा के अनुसार संपन्न कराई। अफ्रीका से बारात लेकर आए दूल्हे ने कैलिफोर्निया की दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। विदेशी मेहमानों ने भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। 12 से अधिक देशों से आए विदेशी मेहमान भारतीय रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराई गई शादी में शरीक हुए। सभी विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। विदेशी मेहमानों के स्वागत में पुष्प वर्षा की गई। देर रात तक चले रीति रिवाज के बाद विवाह संपन्न हुआ। और हम पूरी बारात लेके आए हैं अफ्रीका से सृष्टि को लेने, बीटा गांव से। 12 डिफरेंट कंट्री से आए हैं और हमने शादी इंडिया में ही करनी थी क्योंकि इंडिया हमारी भारत माँ है। हम उसको बहुत स्पेशल मानते हैं। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ से ही हैं, दिल्ली से, और हम पूरा शोर शाम करके आए हैं और आज हमारी रिसेप्शन चल रही है। आजकल आप किस जगह रहते हैं? आजकल हम कैलिफोर्निया में रहते हैं। वहाँ पे मैं एप्पल में काम कर रहा हूँ और हम अभी वापस कैलिफोर्निया जाएंगे शादी के बाद। ये कैसे तय किया कि आपने भारत में शादी करेंगे, क्योंकि यूरोप कंट्री है और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप शादी कर सकते थे, बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन आपने भारत को ही क्यों चुना? क्या वजह रही? भारत माँ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, तो हमें यहाँ पे ही करनी थी अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ। वहीं एसटीएफ ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पंजाब से हथियार लेकर यूपी, दिल्ली और बिहार के जिलों में यह सप्लाई करता था। उसके बाद से 17 बंदूक और 700 कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि अभी तक
वह किसे किसे हथियार बेच चुका है। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि एक हथियार तस्कर पंजाब से बड़े पैमाने पर हथियार लाकर पश्चिमी यूपी में सप्लाई करता है। टीम ने आधी रात को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में घेराबंदी करके हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम रोहन पुत्र राकेश निवासी बड़ौत बागपत बताया। रोहन के पास 5 सिंगल बैरल और 12 डबल बैरल बंदूक और 700 कारतूस बरामद किए गए। रोहन ने बताया कि इन हथियारों को वो पंजाब से लाकर यूपी, दिल्ली और बिहार में सप्लाई करता था। काफी समय से वो यह काम कर रहा था। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 लोग घायल हो गए और 1 की मौत हो गई है। घटना दनकौर थाना क्षेत्र में 8 किलोमीटर के बोट के पास आगरा से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ। एक कैंटर ने 2 कारों को टक्कर मारी जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। साइबर फ्रॉड के चलते लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों को पुलिस ने गंभीरता से लेना शुरू किया है। डिजिटल अरेस्ट के चलते न केवल आम आदमी बल्कि कॉरपोरेट जगत और सरकारी कर्मचारी भी इसका शिकार हो रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की माने तो साइबर फ्रॉड होने पर 6 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना मिलने पर साइबर फ्रॉड करने वालों पर नकेल कसी जा सकती है और पीड़ित का 70% तक पैसा रिकवर किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर सूचना दें जिससे साइबर फ्रॉड करने वालों पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा हरियाणा पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। नए कानून के मद्देनजर अब अपराधियों की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा रहा है। डीजीपी की माने तो साइबर अपराध करने वालों की जानकारी 1930 पर तुरंत देनी चाहिए। 1930 पूरे देश में काम कर रहा है। दरअसल डीजीपी शत्रुजीत कपूर गुरुग्राम की पुलिस लाइन में बनाई गई डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे लगातार बढ़ रहे मामलों पर पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दी साबरमती रिपोर्ट फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता विक्रांत मैसी ने सीएम धामी से उनके आवास पर भेंट की। इसके साथ ही सीएम धामी उनके साथ फिल्म द साबरमती रिपोर्ट भी उन्होंने देखा। सीएम धामी ने विक्रांत मैसी के साथ साबरमती रिपोर्ट नामक यह फिल्म देखी। फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि द साबरमती रिपोर्ट में मुख्य कलाकार के रूप में विक्रांत मैसी ने भूमिका निभाई है। फिल्म गोधरा कांड की हुई घटना पर आधारित है। स्वर्गीय जयदत्त वेला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत के सभागार में कैरियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ के तत्वाधान में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उत्तरायणी संस्था दिल्ली का सहयोग रहा और संस्था से जुड़े सदस्य जेसी पंत, सेवानिवृत्त अतिरिक्त सचिव भारत सरकार, वीर श्रीधर पोखरियाल, सेवानिवृत्त डीआईजी सीआरपीएफ, कांति वल्लभ धौलाखंडी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस और सेवानिवृत्त कर्नल गोविंद सिंह बिष्ट विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। सबसे पहले अतिथियों सहित प्रोफेसर पुष्पेश पांडे प्रधानाचार्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस शहीद सम्मान समारोह में रानीखेत तहसील के आसपास के 8 वीर शहीदों के परिवारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उत्तरायणी संस्था दिल्ली से आए विशेषज्ञों ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को कैरियर संबंधी गुर भी सिखाए। इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ हुआ और महाविद्यालय की तरफ से आए हुए आगंतुकों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।
समारोह में आए शहीदों के परिजन अपने परिजनों के बलिदान से गर्व करते हुए देश की सेवा को उन्होंने सर्वोपरि बताया। समारोह में देश के शहीदों को याद करते हुए वीर शहीद जवान के परिजनों को सम्मानित किया गया। महानगर रुड़की प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव में आज नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन जमा होने पर दोनों पदों पर निर्विरोध चयन कर लिया गया। चुनाव संचालन समिति के अनुसार अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड और उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण गोपाल को निर्विरोध चुना गया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अन्य पदों के लिए मुकाबला दिलचस्प है। महामंत्री पद पर नसीम मलिक और अनवर राणा के बीच सीधा मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष पद के लिए शहजाद राजपूत और असलम अंसारी आमने सामने होंगे। इसके अलावा सचिव पद पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुनीश शर्मा, विशाल यादव, सोनिया सैनी इनमें प्रमुख हैं। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष परवेज आलम, मोनू शर्मा और मनोज अग्रवाल ने यह बातें बताई कि नामांकन पर्चे आज जमा कर दिए गए हैं। हरिद्वार में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चौक चौराहों पर लगाई गई कई ट्रैफिक लाइट मात्र शोपीस बनी हुई है। यहां कई मुख्य चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट काम ही नहीं कर रही, जिसके चलते ट्रैफिक अनियंत्रित ढंग से संचालित हो रहा है और कई जगहों पर दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है। ट्रैफिक लाइट के जरिए ट्रैफिक का संचालन यातायात पुलिस करती है, लेकिन इनकी मरम्मत की जिम्मेदारी नगर निगम की है। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैफिक लाइट्स को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा गया है। उम्मीद है जल्द खराब पड़ी ट्रैफिक लाइट्स को ठीक कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही श्रीनगर गढ़वाल से जाने वाली बाईपास सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इस सड़क के बनने से जहां 4 धाम यात्रा के समय लगने वाले जाम से यात्रियों को निजात मिलेगी, इसके साथ ही जंगल के बीच से जाने वाली सड़क से पर्यटक प्रकृति का नजदीकी से दीदार कर सकेंगे। रोड के लिए लोक निर्माण विभाग ने सर्वे का कार्य कर लिया। वन भूमि आने के कारण इसकी क्लियरेंस रिपोर्ट विभाग को भेजी गई है। 9 किलोमीटर लंबी रूट के क्लियरेंस रिपोर्ट मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग कार्य शुरू कर देगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता किशोर कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर 3 बार सर्वे किया गया है, जिसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी गई है। जैसे ही वन विभाग से अनुमति मिलेगी, कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरी सड़क श्रीनगर के ऊपर से गुजरेगी, जो 9 किलोमीटर लंबी होगी। अगर सड़क का निर्माण हो जाता है तो इससे यात्रा समय में नेशनल हाईवे 7 पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा, लोगों को जाम से निजात मिलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।